दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज। इस शो में आपको दिखाएंगे हुथीज ने फिर किया अमेरिका के सैकड़ों करोड़ का नुकसान। यमन पर अमेरिका ने भी फिर से की एयर स्ट्राइक्स। हमास डेलीगेशन कायरो जाने को तैयार। फुल सीज फायर डील पर होगी बात। ट्रंप को मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले चाहिए जंगबंदी। गजा में अल-कुद्स और अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइल पर मुश्तरका हमला। आईडीएफ को कड़ी टक्कर दे रहे फलस्तीनी मूवमेंट्स। इसराइली मीडिया ने किया इकरार, हमास का सफाया मुमकिन नहीं। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने सीरिया से किया मुतालबा, गिरफ्तार पीआईजे लीडर्स को रिहा करने की मांग। और अमेरिका और ईरान के बीच एक्सपर्ट लेवल की बैठक हुई मुलतवी। उधर पुतिन ने ओमानी लीडर के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर की फेस टू फेस बात। सवाल खैर, जानता हूं दोपहर हो गई, लेकिन बहुत से लोगों के लिए है सुबह। हुथीज ने अमेरिका का एक और ड्रोन गिराया है। यमन के 3 इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। टेंशन्स में इजाफा हो गया है। यमन के हुथीज ने मंगल को दावा किया कि उन्होंने एक और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है, जो हज्जा गवर्नरेट के ऊपर होस्टाइल मिशन यानी दुश्मनों वाला मिशन, जासूसी वगैरह कर रहा था। हुथीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी के मुताबिक ये इस महीने का 7वां अमेरिकन ड्रोन है जो उनके एयर डिफेंस यूनिट ने गिराया है। और गजा की जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका का ये 22वां ड्रोन है जो यमन की ज़मीन पर आकर गिर चुका है। इसी ब्रीफिंग में सारी ने यह भी बताया कि यमनी फोर्सेस ने रेड सी में, बहर अहमर में और अरेबियन सी में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन और USS कार्ल विंसन पर भी मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं। क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए उन पर हमला किया है। दूसरी तरफ अल मसीरा न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स ने यमन में कम से कम 3 इलाकों को टारगेट बनाया, जिससे रीजनल टेंशन्स और भी भड़क गई हैं। अभी यमन में कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई वाज़ेह रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट का कहना है कि नेतन्याहू का गुस्सा हमें खुशी देता है, यानी वो अपने मजे के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे नेतन्याहू का खून जल जाए। अंसरुल्लाह मूवमेंट या हुथीज ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के गुस्से को अपनी कामयाबी का सबूत करार दिया है। कहा यह हमारी कामयाबी का सबूत है कि नेतन्याहू को गुस्सा आ रहा है। हुथीज ग्रुप के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी हेड हैं नसर अल दीन आमिर। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू हमारा दुश्मन है और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा दुश्मन नाराज रहे। यमन के फाइटर्स ने दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के गजा पर जो हमले शुरू हुए थे, गजा से पहले हमला हुआ इसराइल पर, फिर गजा पर जंग छेड़ दी गई इसराइल की तरफ से। उसके बाद से ही यमन जो है वो गजा की और फ़लस्तीन की हिमायत में उतरकर इजरायली जहाज़ों और उनकी सप्लाई रूट्स को टारगेट कर रहा है। ये अटैक्स इकोनॉमिक डैमेज का सबब बन रहे हैं इसराइल के लिए, और इसराइली माल अफ्रीका के रास्ते केप ऑफ गुड होप से पूरा घूम कर जा रहा है, तो जहाज रेड सी से जा नहीं सकते इसराइल के। इससे क्या हो रहा है, इसराइल में कॉस्ट और डिले दोनों बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कल ही धमकी दी थी कि यमन के इन ऑपरेशंस का जवाब दिया जाएगा, जिसका जवाब अंसरुल्लाह ने तर्ज में दिया और कहा कि उनका गुस्सा हमारी खुशी का सबब है। बात हमास की, बात सीज़फायर की। हमास डेलीगेशन कायरो जाने की तैयारी में है, काहिरा जा रहा है। मुकम्मल सीज़फायर पैकेज पर इस दौरान बातचीत होगी। लग रहा था कि कल रात उनका डेलीगेशन पहुंच जाएगा, लेकिन अभी शायद यह पहुंच गया। वो अपना रूट कभी नहीं बताएंगे। हमास के एक सोर्स ने अल मायदीन को मंगल शाम को ये बताया कि हमास का निगोशिएटिंग डेलीगेशन जल्द काहिरा जाने वाला है सफ़र पर, और इस दौरान वो सीज़ फायर और प्रिजनर एक्सचेंज पर दोबारा बातचीत करेंगे। सोर्स के मुताबिक बातचीत का मरकज़ होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो गजा में सीनियर लीडर खलील अल-हैया ने अपनी हालिया स्पीच में आउटलाइन किया था, फोकस किया था। खलील अल-हैया ने पहले ही कह दिया था कि हमास तैयार है फ़ौरन बातचीत के लिए, मगर एक पुरानी और मुकम्मल डील की शर्त पर। इस प्रपोज्ड नई डील के मुताबिक जो अब प्रपोज की गई है, और इसको लेकर इसराइल में भी हलचल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास के हल्के में हलचल है। इस प्रपोज डील के मुताबिक सारे इसराइली होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये सब तब होगा जब इसराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन गजा में ख़त्म कर देगा, हमले रोक देगा। इसराइली फोर्सेस गजा से जब मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी, ये सब कुछ अमल में आएगा। गजा की रिकंस्ट्रक्शन
यानी उसकी जो तामीर नौ है या फिर से कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो शुरू हो सके। मतलब ये शर्तें हैं कि कब होगा, ये सब होस्टेजेस कब छोड़े जाएंगे, ये तय कब होगा और ये सीज़फायर अमल में कब आएगा। तो ब्लॉकेड का काम ख़त्म किया जाए, गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो, होस्टेजेस तमाम आज़ाद हों, फ़लस्तीनी कैदी आज़ाद हों और मिलिट्री अफेयर्स। इसी दौरान जो है इस्राएली चैनल 13 के मिलिट्री अफेयर्स एक्सपर्ट एलोन बेट डेविड ने बताया कि अमेरिका ये चाहता है कि, यहाँ समझिएगा, अमेरिका ये चाहता है कि गज़ा में आग बुझे यानी जंग रुके, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने मई में मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ा अहम है। और उन्होंने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि ट्रंप उस वक्त आए जब गज़ा जल रहा हो, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी ठोस हद तक पहुंचा जाए, यानी जब ट्रंप आए तो मिडिल ईस्ट के लोगों ने शुक्रिया करें कि आपने जंग बंद करवा दी। तो जंग बंद होने के आसार हैं। ट्रंप की विजिट के एतबार से देखें तो हो सकता है कि अरब वर्ल्ड में अपनी साख बचाकर दिनारों दिरहम बटोरने के लिए ट्रंप जंग बंद करवाने को लेकर नेतन्याहू पर प्रेशर भी बना दें और डील करवा दें। वैसे भी कल ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी, अगर याद हो, मैंने आपको बताया था। उस बात के बाद, इस बात को करने के बाद ट्रंप ने जर्नलिस्ट को बस इतना बताया था कि हम और नेतन्याहू हर मामले में एक तरफ है, यानी एक ही राय है। अब इसके कितने मतलब निकल सकते हैं कहना मुश्किल नहीं। क्या ट्रंप ने जो सोच रखा है उस पर ही हामी नेतन्याहू ने भी भर दी है। मैं कहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा, मतलब आएगा तो वो जो है जंग बंद हो चुकी होगी। ट्रंप ऐसे आने वाले नहीं हैं। ट्रंप को दिखाना पड़ेगा भरम अरब वर्ल्ड को अपना, वरना लोग यही कहेंगे कि जंग बंद नहीं हो पा रही। ये ना कहें कि आप नहीं बंद करवा पा रहे, यही कहेंगे बंद नहीं हो पा रही। ट्रंप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा। हाँ, इसी में एक बात और जोड़ दूँ, जंग लड़ने वाले से ताकतवर होता है जंग रुकवा देने वाला। बढ़ते आगे, गजा में अल-कुद्स और अल-कस्साम ब्रिगेड्स की बड़ी मुश्तरका कार्रवाई हुई है। इसराइल पर ज़बरदस्त IDF पर ज़बरदस्त हमला किया गया है। अल-मायदीन ने इस्राएली अखबार मारिफ के हवाले से जो लिखा है उसे समझने की और पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके मुताबिक हमास का सफाया अब हुकूमत के इस्राएली एजेंडा में, यानी इस्राएली हुकूमत के एजेंडा में नहीं है, क्योंकि ग्रुप हमास अब भी मजबूती से लड़ाई कर रहा है और इसके पास लड़ाई के लिए काफ़ी रिसोर्सेस अब भी बचे हुए हैं, सामान, सट्टा, बारूद, गोला, गोली, बल्लम, बर्छी, सब कुछ। मंगल को इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने गजा सिटी के मशरकी हिस्से में एक इसराइली इंजीनियरिंग फोर्स पर 60 mm मोर्टार शेल से हमला किया। ये फोर्स अल-तुफ़ा के पास काम कर रही थी। अल-तुफ़ा के बारे में 2 दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी और 3 दिन पहले ब्रेक की थी। आपको बताया था हमने कि हमास के आर्म्ड विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया कि उन्होंने इसी अल-तुफ़ा एरिया में एक प्री रिग्ड टनल में, एक पहले से खोदी गई सुरंग में या थोड़ा सा खोद खाद के एक ट्रैप, एक जाल बिछाया था जिसके ज़रिए इसराइली यूनिट को फंसाया गया। जहां वो पहुंची वैसे ही टनल को ब्लास्ट कर दिया गया और बड़ी तादाद में इजरायली फौजियों को नुकसान हुआ। उसमें एक बंदा मारा भी गया था इसराइल के मुताबिक। मारिफ का खुलासा क्या है? मारिफ इजरायली अखबार कहता है कि हमास अभी तक अपने लश्कर और बटालियन लेवल के फाइटर्स के साथ एक्टिव है। उसके पास हज़ारों लड़ाके हैं। गुरिल्ला टैक्टिक्स इसराइली फ़ौज के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इसी वजह से हमास को जड़ से ख़त्म करना फ़िलहाल नाकाबिले अमल गोल लगता है। दोस्तों, गजा के मैदान जंग पर मुख्तलिफ ग्रुप्स अब भी मिलकर इसराइल के ऑपरेशंस का भरपूर जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का, इस फ़लस्तीनी मूवमेंट की जो मिलिट्री विंग है अल-कुद्स ब्रिगेड, उसने सीरिया से मुतालबा किया है कि उसके गिरफ्तार PIJ फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद लीडर्स को रिहा किया जाए। PIJ के मिलिट्री विंग अल-कुद्स ब्रिगेड ने ये बयान जारी करते हुए सीरियन हुकूमत से अपने 2 सीनियर एक्टिविस्ट की रिहाई का मुतालबा किया है, जो कुछ दिन पहले बताया जा रहा है दमिश्क में गिरफ्तार किए गए थे। दमिश्क में हमने इस बाबत कल रात आपको पहली खबर दी थी और बताया था कि फ़लस्तीनी मूवमेंट्स के लीडर्स पर सीरिया में क्रैकडाउन हो रहा है। टेलीग्राम पोस्ट पर की गई स्टेटमेंट में PIJ ने कहा, या अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि आपने सीरिया से कहा, आपने हमारे 2 सबसे बेहतरीन वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। सीरिया में PIJ के हेड खालिद और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड यासिर अल-जाफरी, इन दोनों को आपने कैद किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने
یہ کہا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سیریا کی حکومت ہمارے ان بھائیوں کو جلد رہا کرے گی۔ یہ ڈیمانڈ اس وقت سامنے آئی ہے دوستو جب سیریا میں ایس ٹی ایس کی حکومت نے کچھ دن پہلے فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جیسا کہ خبریں ہیں۔ حالانکہ ابھی تک انہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان گروپس پر نئی پابندیاں لگانے کے بعد شروع ہوا ہے۔ ایک آدھ خبر یہاں سے یہ ہے کہ ایران نے یہ ابھی بتایا ہے، انفارمیشن دی ہے بلکہ کچھ گھنٹے پہلے، کہ ایران اور امریکہ کے بیچ ایک ایکسپرٹ لیول بات چیت آج بدھ کے روز ہونے والی تھی، لیکن اسے ٹال دیا گیا ہے، اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ وہ والی بات چیت نہیں ہے جو وٹکوف اور عباس اراغچی کے بیچ عمان اور اٹلی میں ہوئی تھی۔ یہ اسی بات چیت کا ایک حصہ ہے جس میں سیدھے انوائے اور فورن منسٹر نہ مل کے ان سے جو تھوڑا جونیئر لیول کے ایکسپرٹس ہیں وہ لوگ 1-2 دن پہلے میٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ میٹنگ آج ہونے والی تھی بدھ کو، اور وہ وٹکوف اور اراغچی والی میٹنگ سیٹرڈے کو ہونے والی تھی۔ اب وہ میٹنگ تو ہوگی، اسی دن ان ایکسپرٹس لیول کی میٹنگ ہوگی۔ اس کے بارے میں فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں اسماعیل باقی، انہوں نے پوری انفارمیشن پاس آن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمانی سلطان یا عمان کے لیڈر جو ہیں وہ کل روس میں تھے، ہم نے آپ کو رات بھی خبر دکھائی تھی۔ پوتن کے ساتھ ان کی میٹنگ بڑی گرم جوشی سے ہوئی، لیکن العربیہ کی نیوز دیکھیے کہ رشیا اور پوتن نے رشیا کے جو صدر ہیں پوتن نے وہ عمانی لیڈرز کے ساتھ ایران کی نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کی ہے۔ عمان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو لے کر شروع ہوئی ہے۔ تو لیڈر آف عمان سلطان حیثم بن طارق ال سعید کرملن میں موجود تھے، پوتن کے دفتر میں یا سرکاری گھر میں جو وہاں کے پریسیڈنٹ کا ہوتا ہے، اور کافی ایران کو لے کر کافی ڈسکشن، مین کیا ہوا وہ باہر نہیں آیا، لیکن ان دونوں کی میٹنگ اپنے اپنے ملک کے ریلیشن بڑھانے کے علاوہ ایران کا جو فیوچر تھا اس کو لے کر بھی تھی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، اور ہمارے ملک میں کشمیر میں جو سیلانیوں کے ساتھ ہوا ہے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس پر کسی قسم کے کوئی نگیٹو کمنٹ مت کیجیے گا، کوئی کتنا بھی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، کیونکہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس ہندو و مسلمان کا رنگ دیا گیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی، کون فیل ہوا ہے۔ ہمارے تو اس میں مسلمان بھی گئے، بچانے والوں میں بھی مسلمان تھے، لیکن اسے ہندو مسلمان ان کی بخیاں ادھیڑنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈین نیوز میں آنا پڑے گا، اور اگلا شاید ویڈیو وہی ہوگا۔ تو آپ لوگ سمجھداری سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔